हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट एक चाहिए सब्जेक्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑलरेडी कवर अप कर चुका हूं, पर न जाने कैसे ये बात हो गई। हमने यूनिट 1 तो कवर अप कर ली, लेकिन इसमें कुछ पार्ट सेकंड रिमेनिंग है। इसका पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, इसके 5 यूनिट ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आई होप आपने सब देख लिए होंगे, सब एकदम तैयार हो चुके हैं। अब एग्जाम के लिए मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, सारे के अंदर आता है। तो क्या है सब्जेक्ट और क्या है इसकी रूपरेखा ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको भी क्लियर है। तो सीधे टॉपिक पर आते हैं। MBA 4th सेम में तो है ही, BBA BCom में भी ये सब्जेक्ट जुड़ गया है, उसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के नाम से जुड़ा है। BTech में भी कुछ ब्रांचेस में सब्जेक्ट है और UGC नेट में तो ये कंटेम्प्रेरी, यानी कि अगर आप 4th सेम में हैं तो ये समझ लीजिए UGC नेट की पैरेलल तैयारी चल रही है, अगर यही सब्जेक्ट आप क्लियर करते हुए जा रहे हैं। ये मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री 4.0 ऑलरेडी मैंने कवर अप करवा दिया है, नेचर ऑफ इंडस्ट्री करवा दिया है, लेटेस्ट ट्रेंड करवा दिया है, ठीक है। लेटेस्ट ट्रेंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत डिटेल में बात करी थी अपन ने उस वीडियो में, इसलिए अभी अपन इसको यहाँ नहीं। तो चेंजिंग नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन का जो क्या चेंजिंग नेचर है ये भी मैं बात कर चुका हूँ। इसके बाद हाँ, यहाँ पर आ गया है द चेंजिंग नेचर। ये मेरे को सेकंड पार्ट में कवर अप करना था, जो रह गया है माफी चाहेंगे। आज इसको कंप्लीट कर देते हैं, आपका एग्जाम आ चुका है, बिल्कुल नजदीक है, जल्दी इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। क्या है इसके अंदर पहले देख लेते हैं जरा सा। द टॉपिक मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, सारी चीजें कवर अप है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, वरना आपको पता ही है अपन सारी चीजें डिटेल में समझाते हैं, ठीक है। पहले क्या है द चेंजिंग नेचर ऑफ द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड न्यू एज इथिक्स। अभी एक बच्चे का कमेंट भी है कि सर न्यू एज इथिक्स क्या है, आपने एक्सप्लेन नहीं किया, ये एक्सप्लेन द न्यू एज इथिक्स। तो अभी इसको सारा चीजें क्लियर कर देंगे। और ये न्यू एज इथिक्स भी एक इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, है ना, क्योंकि इथिक्स तो वैसे अपने आप में हर जगह इंपॉर्टेंट रहते ही है, लेकिन ये न्यू एज इथिक्स भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आ जाते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है द चेंजिंग नेचर ऑफ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट? द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इज द लॉ एनवायरनमेंट एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इसको इतना सिंपल सा मतलब है। लेकिन यहाँ पर जब हम ग्लोबलाइजेशन की परसेप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्लोबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट आता है। ग्लोबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट मीन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन फोर्सेस बाय ग्लोबली entire, like global institutions like World Trade Center, World Trade Organization, IMF, ठीक है, these are the global organizations, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। तो इनके द्वारा जो रेगुलेटरी सिस्टम कंट्रोल किया जाता है वो हमारा इंटरनेशनल रेगुलेटरी सिस्टम कहलाता है। इतनी सी बात याद रखना, अपन को ये बात सब्जेक्ट के अंदर ग्लोबल परसेप्शन पे बात करनी है। The consideration how business affected the regulatory risk and aware what the regulatory risk should be. Your risk radar discovering the regulatory change can be bring a new opportunity such an innovation across business model product. अच्छा, regulatory environment not only restrict the business, also encourage business for a particular task. जैसे कि नरेंद्र मोदी सरकार ने, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिखना होगा नरेंद्र मोदी जी सरकार का, कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहले पीछे थे, अब आगे हो गए। पहले हमारे यहाँ पर बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर FDI अलाउड नहीं थी, अब 51%, आर्मी में भी हमने 51% से ज्यादा FDI अलाउड कर दी है। क्यों कर दी है? तो फॉर द रैपिड एक्सपेंशन। FDI होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसके अलाउ करने से मींस कि लिबर्टी इन द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इंक्रीज द chances of the growth of a particular nation, and the international regulatory environment is mean the basic parameter, basic rules and regulation to followed by any particular company to मल्टीनेशनल, टू बिकम अ मल्टीनेशनल कंपनी। किसी एक कंपनी का मल्टीनेशनल कंपनी बनने में जो मिनिमम उसको स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं वो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है। और उसका क्या चेंजिंग नेचर हुआ है? अब चेंजिंग नेचर ये हुआ है कि इसको कुछ संस्थाएं हैं जैसे कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसको गवर्न करती है, UN है, ये सारी की सारी चीजें। अब UN तो खैर नेशन का हो गया, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सारी की सारी चीजें इसको गवर्न करती है और इसके रिप्रेजेंटेटिव इसको गवर्न करते हैं फॉर एक्सपेंशन, नॉट ओनली एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी बट ऑल्सो हेल्प टू ग्रोथ फॉर अ पर्टिकुलर नेशन। पहले केवल कंपनी, उन्हीं कंपनियों को एंटरटेन किया जाता था जो यहाँ पर मतलब कि नेशन वाइड वो कंपनी प्रेजेंट नहीं होती थी।
लेकिन अब इसके अपोजिट कंपनी, ईच एंड एवरी कंपनी हर सेक्टर्स के अंदर, इंडियन इकोनॉमी भी ग्रोथ ओपन इकोनॉमी में डाइवर्ट हो गई है फुली, और वहां पर भी 51% से ज्यादा हमने एफडीआई अलाउ करा है। एनवायरमेंटल एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ एथिक्स। अब याद रखना, द स्टडीज ऑफ द रिलेशन ऑफ द बीइंग द ह्यूमन एंड द एनवायरनमेंट, हाउ एथिक्स प्ले द रोल एनवायरमेंटल एथिक्स विद द सोसाइटी एज वेल एज द लिविंग क्रिएचर। मींस के एनवायरमेंटल एथिक्स क्या है, यहाँ पर सेकंड पॉइंट निकल के आ रहा है, नेचुरल एनवायरनमेंट। तो एनवायरमेंटल एथिक्स क्या है, एनवायरमेंटल एथिक्स द हाउ द ह्यूमन बिहेव विद द एनवायरनमेंट, यानी मेरे को एनवायरनमेंट के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए, ये एनवायरमेंटल एथिक्स होते हैं। अब कैसा करना चाहिए, हार्म करना चाहिए कि हार्म नहीं करना चाहिए, तो सभी बोलेंगे सर हार्म नहीं करना चाहिए। तो कैसे हार्म नहीं करना चाहिए, जो हमारा डस्ट है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, इसका प्रॉपर सेटलमेंट करना चाहिए, रिवर फ्लड्स में थोड़ा मड वाटर नहीं डालना चाहिए, ये ऐसे उसके जो नॉर्मल एनवायरनमेंट क्लीनिंग के पॉइंट्स हैं, वो रिसाइकल, रीवेस्ट, इसको रीयूज, इस तरीके की जो बात है वो इसमें एनवायरमेंटल आ जाता है। अब न्यू एज इथिक्स क्या है, न्यू एज इथिक्स में ये याद रखना कि न्यू एज इथिक्स की जब बात हो रही है तो याद रखना न्यू एज इथिक्स का मतलब ही है कि ग्लोबल इथिक्स। क्या मतलब है, ग्लोबल इथिक्स। क्यों, क्योंकि जो न्यू एज है वो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है, ग्लोबलाइजेशन। क्या कह रहा हूं मैं, ग्लोबलाइजेशन मतलब इथिक्स। मीन्स कि जो न्यू एज इथिक्स है इज सिमिलर टू द ग्लोबल इथिक्स। मीन्स how one nation deal with the another nation, how one society deal with the another society, how one religion deal with the another religion with the peaceful manner, it's called the new age ethics. Means that there is the environment boundaries, when the nation boundaries are endless, means कि अब हमारा वसुधैव कुटुंबकम की बात हो गई, पूरा विश्व हमारा एक परिवार हो गया। तो न्यू एज इथिक्स इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड विद द भगवत गीता, दैट वसुधैव कुटुंबकम। ये बिल्कुल कोट करना, बिल्कुल एक्यूरेट बात सही है। यहाँ पर इथिक्स क्या कह रहा है, इथिक्स मेक अ सोसाइटी पीसफुल, हार्मोनियस, बेटर प्लेस टू लिव, गाइडिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल। इथिक्स एज द सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम टू कीप ह्यूमन सेल्फ इंटरेस्ट एंड गुड सोसाइटी इक्विलिब्रियम, बिकॉज द आई ऑफ द लायर इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल। क्योंकि हर जगह कानून की आगे तो जरूरी नहीं होती, और कहीं कहीं हम इथिक्स भी करते हैं। जैसे कि एक बार मैं मेरे किसी क्लास में गया और मैंने वहाँ एक सोशल एक्सपेरिमेंट करा। फर्स्ट टाइम आई प्रेजेंट इन द क्लास एंड द क्लास इज अराउंड अप्रोक्सीमेटली 200 प्लस स्टूडेंट होंगे। मैं पहली बार गया वहाँ पर और मैंने कहा कि आज की जो क्लास थी वो मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया हूँ, तो क्या आज सब मेरी हेल्प कर सकते हैं, जो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को कम आएगा तो चलेगा आपको। तो बच्चों ने कहा सर कोई बात नहीं, आप नहीं भी पढ़ाओगे तो चलेगा। लेकिन सम पीपल आर रियली वांट टू हेल्प मी, some people are knowing that there is a lack of confidence in a particular teacher, so that not going कुछ बच्चे नोटिस तो रहते ही हैं, लेकिन कुछ ने हेल्प करने की भी कोशिश करी। तो देयर इज अ सोशल एक्सपेरिमेंट्स आउट देयर, और मैंने काफ़ी इसमें ये खुशी हुई मुझे जान के कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मीन्स कि मैं कहता हूँ कि 99% स्टूडेंट, केवल 1% तो हर जगह रहेगा ही, 99% स्टूडेंट ऐसे थे जो पढ़ना चाहते थे, 99% स्टूडेंट ऐसे थे जो मेहनत करना चाहते थे, 99% स्टूडेंट ऐसे थे जो टीचर की हेल्प करना चाहते थे, 99% लाफ नहीं करना चाहते थे, 99% कुछ नया सीखना चाहते थे। तो ये क्या है, ये एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो है, कहीं लॉ एनफोर्स थोड़ी किया जा सकता, कोई इस बात में कोई गवर्नमेंट कोई सजा थोड़ी दे सकती कि टीचर की क्लास में मस्ती मत करो, लेकिन बच्चों ने करा। दैट्स अ सोशल एक्सपेरिमेंट मेरे द्वारा किया गया था एक बार, ठीक है। तो एथिक्स इंपॉर्टेंट होता है। What is the new age ethics? Now the ethics is not covered only to human, but it's covered the nation to nation. It's not only covered one nation to another nation, it's covered the whole globalization और total human entity, यानी कि पूरे मानव समाज में ये new age ethics आया। It's also cover how we behave the environmental ethics is, मतलब जो new age ethics है आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए, जो पहले new age ethics है ये बहुत बड़ा हो गया है, अब बहुत बड़ा हो गया है, पहले इतना बड़ा नहीं हुआ करता था, मीन्स कि ये बहुत बड़ा हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या है, अब इसके अंदर आप देखेंगे तो अब आप इसके अंदर ह्यूमन इथिक्स भी है, अब आप इसके अंदर एनवायरमेंटल इथिक्स भी है, ठीक है, अब इसके अंदर सोसाइटी इथिक्स भी है, अब इसके अंदर बिजनेस इथिक्स भी है, अब इसके अंदर प्रोफेशनल इथिक्स भी है। मीन्स न्यू एज इथिक्स बिकम इन अ शॉर्ट मैनर इज अ ग्लोबल इथिक्स। बहुत अच्छे से याद करके जाना,
एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाता हूँ, ठीक है, ओवरव्यू ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? वैसे तो ये जो सब्जेक्ट है जब लिखा गया था तब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अलग था, अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अलग है ना? क्यों? क्योंकि डिजिटल हम बहुत ही रैपिड चेंज हो रहे हैं हम। अब ऐसा नहीं है कि 4G से 6G जाने में हमको जितना समय लग रहा है 2G से 3G जाने में कितना समय लगा था और 6G से 7G जाने में कितना समय लगेगा। मीन्स द टेक्नोलॉजी, आप सोचेंगे कि जब मैंने पहला कैमरा लिया था तो उस समय जो उसके मेगापिक्सल थे वो 2 मेगापिक्सल थे, सॉरी। अब मैं 32 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, धड़ाधड़ हर 6 महीने में रैपिड ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो आपकी जो बुक्स में लिखा हुआ है दोस्तों, क्या वो 6 महीने पहले छपी थी? नहीं, वो 2 साल पहले छपी थी, 2017-18 का पब्लिकेशन होगा। तब क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है वो रिलेवेंट है? नहीं, लेकिन बुकिश अपन को पढ़ के जाना है, इसलिए बुक के अंदर क्या दिया है पहले वो देखो। बुक के अंदर दे रखा है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज द अडॉप्टेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी by a company common goal for its implementation to improve efficiency, value of innovation. Executives are digitally transforming the 3 key areas of their enterprise: customer expertise, operational process, business model. And each of these 3 pillars, 3 different elements of the changing. Means कि कौन कौन से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में इन्होंने इंक्लूड करे हैं, ये करा है। पहला कौन सा किया है? कस्टमर experience, operational process और business model. Means कि how we behave our customer, how we behave to with other customers, how we run our business, means operational activity, and then the business model means कि how we run our business, कि उनकी जो supply chain management है, production management है, वो business model के अंदर आता है। That is the digital transformation. यहाँ पर 3 pillars के ऊपर digital transformation impose किया जाता है। जैसे कि अब Amazon ड्रोन के थ्रू डिलीवरी कर रहा है। ये ऐसे ऐसे छोटे एग्जांपल ही तो लिखने हैं कि ड्रोन थ्रू डिलीवरी करा जा रहा है। पहले COD के थ्रू आया, फिर अभी डिलीवरी का सिस्टम भी बहुत टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ। तो डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन की ये वाले की पॉइंट्स लिखने हैं। आपको बुक के अंदर नहीं मिलेगा ड्रोन डिलीवरी का एग्जांपल, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि तब उस समय था ही नहीं है कॉन्सेप्ट। जब फ्लाइट टैक्सी का कॉन्सेप्ट नहीं था तब हमारे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कलर चेंजिंग कार, टेस्ला ने कलर चेंजिंग कार बनाई है कि उसका कलर चेंज हो जाता है भैया वो कार का। जब आप बैठोगे रेड कलर की गाड़ी में जाना है तो रेड कलर दबाया, कलर रेड, ब्लू कलर की गाड़ी में जाना है कलर ब्लू, यानी कि उसमें जो पार्टिकल्स लगे हैं वो अपने आप कलर चेंज कर लेते हैं। टेस्ला की नई टेक्नोलॉजी, तो नई टेक्नोलॉजी, लेकिन ये बुक्स के अंदर नहीं है। लेकिन आप जब एग्जाम में लिखोगे और ऐसे एग्जाम्पल लिखोगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स द अडॉप्टिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी विद द न्यू एनवायरमेंटल फैक्टर विद द हेल्पिंग टू ग्रोथ फॉर अ कंपनी। और इसमें ग्रोथ फॉर अ कंपनी में इसमें 3 पिलर मैंने बता दी, बुक के अंदर लिखे। कस्टमर एक्सपेक्टेशन, पहले ऑन डिलीवरी किया जाता था, पहले अभी कस्टमर एक्सपीरियंस के साथ पूरा डिजिटाइज कर दिया, ठीक है। ऑपरेशनल प्रोसेस मींस कि बिजनेस रन कैसे हो रहा है। थर्ड, बिजनेस मॉडल, यानी कि बिजनेस का सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ना। ऑपरेशनल प्रोसेस का भी सेम मतलब है और बिजनेस मॉडल का भी लगभग सेम मॉडल है, लेकिन यहाँ पर टॉप, मिडिल, लोअर या नंबर ऑफ एम्प्लॉय या मैन पावर ऑफ द एम्प्लॉय की बात करी जा सकती है। आई होप क्लियर है। तो सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखो 12-13 मिनट में अपन निपटा दिया और आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, मेरी बिल्कुल दिल से दुआ है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। ओके।